नमस्ते। मैं आप लोगों से हिंदी उपन्यास साहित्य में तृतीय प्रकृति समुदाय का चित्रण किस प्रकार हुआ है उसके बारे में बोलने जा रही हूँ। यानी कि किन्नर समुदाय का जो चित्रण किस प्रकार ये हिंदी उपन्यास में चित्रित हुआ है उसके बारे में। तो आइए हम देखेंगे। उपन्यास एक ऐसा फलक है जिसमें जिंदगी का विशाल इतिवृत्त हम समेट सकते हैं। उपन्यास के कथ्य और शिल्पों में समय समय पर बदलाव आता रहता है। आज का जो साहित्य विमर्शों के कटघरे में कैद है। नारी विमर्श, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श, पारिस्थितिक विमर्श, दलित विमर्श, सामाजिक विमर्श, वृद्ध विमर्श, किन्नर विमर्श और यौवन विमर्श तक साहित्य में हम देख सकते हैं। समकालीन साहित्यों के जो प्रमुख दो मुद्दे हैं, किन्नर विमर्श और प्रवासी विमर्श। हिंदी उपन्यास साहित्य में किन्नर को केंद्र में रखकर बहुत सारी रचनाएं निकलती रहती हैं। इसी विषय को लेकर लिखा गया पहला उपन्यास 2002 में नीरजा माधव द्वारा लिखित यमदीप है। इसके बाद बहुत सारे उपन्यास निकले हैं, जैसे तीसरी ताली, गुलाल मंडी, किन्नर कथा, प्रति संसार, पंख वाली नाव, जिंदगी 50-50, मैं भी औरत हूँ, मैं पायल, पोस्ट बॉक्स नंबर 203, नाला सोपारा आदि। तो पहले मैं यमदीप के बारे में बताना चाहती हूँ। तो हिंदी उपन्यास साहित्य अनेक वर्षों तक किन्नरों की समस्याओं के प्रतिपादन से अछूता रहा। इस पर एक नजर डालने का प्रयास नीरजा माधव ने 2002 में किया है। इसी का नतीजा है यमदीप उपन्यास। इस उपन्यास का कथानक नाज बीबी के इर्द गिर्द घूमता है और हिजड़े रूप में जन्म लेने से एक बच्चे को सबसे पहले पलायन का दंश उनके घर में ही मिलता है। इसी बात पर वो इशारा करना चाहती है। पहले उनका नाम इस उपन्यास की नायिका जो है नंदरानी है, वो हिजड़ों के दल में आ जाने के बाद उनका नाम नाज बीबी रखा गया। स्कूल में पढ़ते समय वो अच्छे अंक प्राप्त करती थी, आगे पढ़ना चाहती थी। माँ लोगों की नजर से उसे छिपा कर रखती थी। पहले वो नंदरानी को स्कूल भेजने को तैयार नहीं थी माँ। बाद में पड़ोसियों के टोकने पर स्कूल भिजवा दिया। उनके जन्म के दूसरे दिन ही दादी ने माँ को नानी के यहाँ भेज दिया था, ताकि किसी को पता न चले बच्चा हिजड़ा है। 4-5 साल तक मम्मी की कड़ी सुरक्षा में जीवन बिताना पड़ा था नंदरानी को। और स्कूल में भिजवाते समय माँ उसे यही चेतावनी देती कि किसी के सामने लघुशंका या शौच मत किया करो। तीसरी कक्षा में पढ़ते समय एक बार कक्षा में बैठते समय उसे लघुशंका होने लगा। तब वो अध्यापिका से अनुमति मांग ली, लेकिन उसने बाहर जाने की अनुमति नहीं दी। इसी कारण उसने कक्षा में ही बैठकर शू शू कर लिया। इस दिन से लेकर स्कूल के लोग उसके अंग प्रत्यंग के बारे में कानाफूसी करने लगी। जब नंदरानी 6ठी कक्षा में थी, तब माँ बाप उसे अपने भाई और बहन के स्कूल से अलग और एक स्कूल में दाखिला कराने की कोशिश करते रहे। यह इसलिए है कि दोनों बच्चों के भविष्य पर आंच न आ जाए। वो डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन 8वीं कक्षा में पहुंचते ही उसके स्त्रियोजित अंगों के उभार और विकास के साथ ही चेहरे पर श्याम वर्ण के रोए भी उभर कर आने लगे। इसी के कारण पापा और मम्मी दुखित हो गए। 8वीं कक्षा में भर्ती के लिए प्राइवेट स्कूल का आवेदन पत्र भराने को कहा गया। पापा के इस निर्णय पर नंदरानी आश्चर्यचकित हो गया और वह पूछती है कि मैं कैसे डॉक्टर बनूंगी। पापा लाचार होकर बात टालने का प्रयास करने लगा, तो माँ बात संभालते हुए उसे समझाया कि बेटी देखो, पापा की आमदनी कम है, नंदिनी की शादी कर देना चाह रहे हैं तेरे पापा, ताकि तुझे और भैया को निश्चिंत होकर पढ़ा सके। और आगे उसका नतीजा साफ साफ नजर आया कि सामाजिक भय के कारण माँ बाप इसी निर्णय पर आ गए हैं। उसे एहसास हुआ है कि आगे इस घर में पड़े रहने से
हंसी मजाक के ज्यादा और कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए वो हिजड़ों की बस्ती में चली जाती है। बीच बीच में वो माँ बाप को फोन करती थी। एक बार माँ ने उन्हें छोड़कर जाने के बारे में पूछा तो नाज बीबी ने कहा कि मम्मी, मैं आप लोगों की बदनामी के कारण अपनी दुनिया में चली आई। हिजड़ों की दुनिया में मेरा हाथ पैर अपंग होता, दिमाग खराब होता तो भी शायद तुम रख सकती थी, लेकिन हिजड़ों की बस्ती में आने के बाद माँ बाप उससे मिलने के लिए बस्ती में आए। उनकी अवस्था देखकर दोनों बेचैन हो गए। वे अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन समाज उसे कोसों दूर रखना चाहते थे। माँ बाप उनके साथ गली में रहना चाहते थे। उस समय नाजी बीबी यही बता के उसे रोकते हैं कि आप इस बस्ती में रह नहीं सकते बाबूजी, और अपनी बेटी को अपने साथ रख भी नहीं सकते, दुनिया में हंसी हजारत के डर से। समाज इससे हमेशा अन्याय ही करते रहते थे। अगर माँ बाप ऐसे बच्चों को साथ रखना चाहते तो भी समाज के डर से ऐसा नहीं कर सकते। सामाजिक अन्याय पर मेहताब गुरु का कथन सार्थक सिद्ध होता है। किसी स्कूल में आज तक किसी हिजड़े का पढ़ने लिखने देखा है? किसी कुर्सी पर हिजड़ा बैठा है? पुलिस में, मास्टरी में, कलेक्टरी में, किसी में भी? अरे इसकी दुनिया यही है माताजी। कोई आगे नहीं आएगा कि हिजड़ों को पढ़ाओ लिखाओ नौकरी दो, जैसे कुछ जातियों के लिए सरकार कर रही है। हर एक हिजड़ों के जीवन में दिल कचोटने वाली अनेक घटनाएं घटित होती है। हिजड़ों की दुनिया में बुजुर्ग व्यक्ति ही उनके गुरु होते हैं। इस उपन्यास में हिजड़ों के गुरु का नाम मेहताब गुरु है। वे लोग नाच गाकर जो कुछ भी कमाता है, इसका एक हिस्सा वो गुरु को देते थे। शहर में किसी की भी शादी हो या शगुन उतारने के लिए हिजड़ों का जाना एक रिवाज है। एक बार नाज बीबी और उसके साथियों ने मिलकर एक पागल औरत की मदद की। जब उस औरत प्रसव पीड़ा में तड़प रही थी, तब आसपास के लोग उनकी सहायता करने में हिचकते हैं। जब सब लोग पागल औरत का तिरस्कार कर रहे थे, तब ये हिजड़े ही उनकी मदद के लिए आ जाती है। प्रसूति के बाद उस औरत की मृत्यु हो जाती है। उस नन्हे बच्चे को स्वीकार करने में कोई भी तैयार नहीं हो जाते। ऐसे सामाजिक अन्याय पर विचार करते हुए हिजड़े लोग कहते हैं, अरे हम हिजड़े हैं, हिजड़े इंसान है क्या, मुंह फेर ले। इस उपन्यास के माध्यम से लेखिका यह बताना चाहती है कि साधारण लोग कितने संवेदनशील हैं। इसके बगैर ये हिजड़े सबों से हमदर्दी रखने वाले हैं। वे ममता के सुख से भी वंचित है, फिर भी नाजी बीबी एक बच्चे को पाल पोस कर बड़ा कर देती है। जब उस पागल औरत की कोख से जन्मे बच्चे को स्वीकार करने के लिए कोई भी तैयार नहीं हुए, तो नाज बीबी उसे अपनाने में तैयार हो जाती है। उस बच्ची का नाम सोना रख देती है। एक हिजड़े के बस्ती में साधारण बच्चे को साथ रखना कानूनी तौर पर जुल्म है। अगर यह बात पुलिस को पता चलेगा तो खतरा हो जाएगा। इस खतरे को मोल लेकर नाज बीबी ने उस बच्चे को पाल पोस कर बड़ा कर देती है, बड़ा कर दिया है। जब नाज बीबी सोना को स्कूल में भर्ती कराने के लिए जाती है, उन्हें देखकर अध्यापिकाएं और छात्रों कानाफूसी कर देते हैं। तब नाज बीबी उनसे विनती करती है, जब हम धंधे पर नहीं होते बहन जी, तो इस तरह का मजाक हमारे सीने में गाली की तरह लगता है। हम आसमान से तो नहीं टपकती है ना, आप ही की तरह किसी माँ की कोख से जन्मे हैं, हाड़ मांस का शरीर लिए। हमें तो अपने आप दुख होता है, इस जीवन पर आप लोग भी दुखी कर देते हो। और आगे जो है और एक उपन्यास के बारे में मैं बातें करूंगी। वो उपन्यास ये है मैं भी औरत हूँ। डॉक्टर अनसुईया त्यागी द्वारा 2005 में लिखित उपन्यास है मैं भी औरत हूँ। इसका कथानक दो लड़कियों के जन्मजात शारीरिक विकृतियों पर आधारित है। हिजड़ा जीवन से चिकित्सा के माध्यम से कैसे मुक्ति संभव है, यह इसका महत्वपूर्ण तथ्य है।
यह उपन्यास रोशनी और मंजुला नामक दो बहनों की कहानी है। गाजियाबाद के निकट काजीपुर गांव में रहने वाले मास्टर तुलसीराम और चंद्रमुखी की बेटियां हैं ये दोनों। माँ बाप और वे खुद नहीं जानते कि दोनों हिजड़े हैं। युवावस्था में रोशनी एक बार बलात्कार का शिकार हो जाती है। जबरदस्ती करते समय वो लड़का यह कहकर भाग जाता है कि यह तो हिजड़ा है। इस हादसे से उसके बाल मन में गहरे आघात पहुंच जाता है। वो स्वयं सवाल पूछने लगती है कि क्या लड़की होना गुनाह है या लड़कियों को सिर्फ घर में ही रहना चाहिए। लड़के तो इनके इतने स्वच्छंद रूप से बाहर घूमते हैं, उन्हें कोई क्यों नहीं कुछ कहता। सारी मुसीबत क्या सिर्फ लड़कियों के लिए ही है। कल्पना चावला तो अंतरिक्ष की सैर को चली गई, लेकिन मैं सुबह सुबह अपने खेती की मोड़ पर भी नहीं घूम सकती। दोनों लड़कियां बड़ी हो गई, फिर भी किसी को भी मासिक स्राव नहीं हुआ। रोशनी अभी 15 वर्ष की है और मंजुला 17 में पहुंच चुकी थी। इसलिए माँ बाप उन दोनों को लेकर गाजियाबाद के डॉक्टर रमन्ना के नर्सिंग होम ले जाती है। अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग करके डॉक्टर ने बताया कि मंजुला के शरीर में भ्रूण है। ऑपरेशन कर उसकी योनि विकसित करके उसे पूर्ण स्त्री बनाया जा सकता है। यह भी नहीं, वह विवाह उपरांत मां भी बन सकती है। लेकिन छोटी बेटी रोशनी के शरीर में भ्रूण नहीं है। ऑपरेशन द्वारा योनि बनाने के बाद भी वो मां नहीं बन सकती। दोनों का ऑपरेशन हो जाता है। इस प्रकार ऑपरेशन द्वारा हिजड़ापन दूर करने के उल्लेख से आधुनिक चिकित्सा पद्धति का विकास कहां तक है उसे दिखाने का प्रयास इस उपन्यास में किया गया है। और एक उपन्यास सुन लीजिए, उपन्यास के बारे में सुन लीजिए, वो ये है प्रतिसंसार। हिंदी के प्रयोगधर्मी कहानीकार मनोज रोपड़ा का पहला उपन्यास है 2008 में प्रकाशित प्रतिसंसार। इस उपन्यास शैली की विविधता के कारण महत्वपूर्ण रखने वाला उपन्यास है। नरेटर तकनीक का प्रयोग इसमें किया गया है। सिनेमा में प्रयुक्त शॉटों का प्रयोग भी इसकी खासियत है। स्वयं मनोज जी फिल्म निर्देशक होने के कारण उपन्यास को भी सिनेमैटिक सीक्वेंस से भरा दिया है। इस उपन्यास का नायक आनंद है। उनके जीवन में घटित 3 घटनाओं के माध्यम से कथानक आगे बढ़ता है। पहली घटना यह थी कि जिसमें उसकी कुतिया और एक लोडी कुत्ते के बीच का सीन है। उसके पिता के आदेश से गार्ड ने उस संसर्गबद्ध कुत्ते को गोली से मार दिए जाते हैं। यह दृश्य देखकर आनंद भय से चीखता है। फिर वह मूर्छित होकर घास पर गिर जाता है और हिस्टीरिया के मरीज की तरह उसका शरीर फड़फड़ाने लगता है। दूसरी घटना यह थी कि जब उनके 5वें जन्मदिन पार्टी में उलझे बालों और खुचड़ी दाढ़ी वाला पागल आदमी हाथ में टीन का डिब्बा लिए आ जाता है। गार्डों द्वारा खूब पीटने के कारण उस आदमी के जबड़े से लगातार रक्त बहता रहता है। इस दृश्य देखकर आनंद भय से आंखें बंद कर लेता है। इन दोनों घटनाओं को वह बार बार स्वप्न में देखकर चिल्लाते हैं। तीसरी घटना यह थी कि किशोरावस्था में वह गुंडों के आक्रमण से बचकर भागता हुआ ऐसी बस्ती में पहुंच जाता है जहां हिजड़े रहते थे। भयचकित खड़े आनंद का हाथ एक ऐसी औरत ने पकड़ लिया। उसके होठों पर बेताशा लाली और चेहरे पर पाउडर पुता हुआ था। उसके खींचते हुए वो औरत एक संगरी गली में ले जाती है। उस गली का चित्रण कुछ इस प्रकार है। उस गली में दोनों तरफ दरवाजों और चौखटों पर कई औरतें बैठी थी। सबके चेहरों पर पाउडर और होठों पर लाली पुती हुई थी। उन सबके हाव भाव और पहनावा एक जैसा था। उसके अलावा गली में कुछ लंबी तगड़ी औरतें भी थी जो तालियां पीट पीट कर पुरुषों जैसी मोटी आवाज में आते जाते मर्दों को अपने पास बुला रही थी। लेखक के वर्णन से पता चलता है कि हिजड़ों की बस्ती की हालत कैसा है। इस गली से होकर आनंद को उसने एक संगरी गली में ले चला। उस गली में टीन के 6-7 पार्टीशन थे। एक पार्टीशन का पर्दा हटाया और उसे अंदर धकेलने के बाद वह अपने कपड़े उतारकर आनंद को अपनी ओर खींच लेता है। फिर आनंद के पैंट का हुक खोलने लगती है और आनंद भय से चिल्लाकर वहां से भाग निकलती है।
इसी बीच एक हिजड़े ने उसके हाथ पकड़कर कहने लगा, मेरे बच्चे, तू इधर उधर मत भटक, तेरे को दुनिया में कहीं चैन नहीं मिलेगा, तू हमारी बिरादरी का है, हमारे साथ आजा। और उनके जो आनंद के पैंट का हुक खोलने लगी और उनके सुप्तांग देखकर वो हंसने लगी कि कहा कि तू और कहीं जाना, तुम हमारे ही बिरादरी के हैं, यहीं पर रहे। अगला जो उपन्यास है पंख वाली नाव, ये 2009 में प्रकाशित पंकज बिष्ट का उपन्यास है। इसका मुख्य विषय समय लैंगिकता है। इस उपन्यास के नायक अनुपम है। कॉलेज के दिनों में ही बुजुर्ग छात्रों द्वारा शारीरिक छेड़छाड़ अक्सर होता रहता था। एक बार ये लोग उसे बाजार से उठाकर दूर जंगल में ले जाकर उसका साथ बारी बारी से 3rd डिग्री टॉर्चर एवं असहनीय पीड़ा देकर उसका बलात्कार भी करता है। अनुपम के साथ हुई इस हादसे जीवन भर उसे सताता रहा। यह भी नहीं, लाइब्रेरी में पढ़ते जाते समय लाइब्रेरियन द्वारा भी शारीरिक छेड़छाड़ होता था। जब लाइब्रेरी में इस बात को लेकर बदनामी फैल गया तो लाइब्रेरियन उसे लेकर उनका घर चला जाता है। अपनी ही बीवी के सामने कमरे बंद करके दोनों लैंगिक व्यापार करते तो उनकी बीवी चिल्लाना शुरू करती है। यह सुनकर मोहल्ले के लोग एकत्र हो जाते हैं। सब लोग मिलाकर अनुपम को चप्पल से पिटाई करती है। यह बात पूरे शहर तक फैल जाते हैं। इसी कारण उसका घर से बाहर निकलना नामुमकिन हो जाता है। इसके बाद वो मुंबई में जाकर एक अंग्रेजी अखबार से जुड़कर काम करने लगे। वहां उसकी मुलाकात न्यूज के संपादक कुलभूषण से हो जाती है और उससे संबंध जोड़ देते हैं। अनुपम अविवाहित कुलभूषण के फ्लैट में जाकर रहने लगता है। वहां पर अनुपम को लेकर उसके संबंध में चर्चा होने लगी। जहां भी जाते हैं वहां उनकी समलैंगिक आदत उसे जीने नहीं देते। अनुपम की दोस्त है शर्मिष्ठा। वह अपने दाम्पत्य जीवन से तुष्ट नहीं है। शर्मिष्ठा अनुपम से शारीरिक सुख पाना चाहती है, लेकिन जो सुख शर्मिष्ठा चाहती है वह सुख देने में अनुपम असमर्थ है, क्योंकि वो एकदम नपुंसक बन गए हैं। और एक उपन्यास है किन्नर कथा। महेंद्र भीष्म का उपन्यास किन्नर कथा 2010 में प्रकाशित है। यह इस मायने में महत्व रखते हैं कि इसमें हिजड़ों की समस्याएं एवं हिजड़े रूप में जन्म लेने का अभिशप्त जीवन पर विचार करता हुआ नजर आता है। किन्नर शब्द आजकल हिजड़ों के लिए प्रयुक्त हो रहा है। यह शब्द उन लोगों के लिए प्रयुक्त होता है जो किसी भी कार्य को करने में असक्षम हो, या यूं कह लीजिए कि जो निहायत ही अबला हो, जो मातृत्व और पिता के सुख से वंचित हो। महेंद्र भीष्म ने अपने किन्नर कथा में यो लिखा है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व तकनीकी के क्षेत्र में बहुत से बदलाव आए हैं। बदलाव की इस बयान से किन्नर समाज भी अछूता नहीं रहा। चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची में किन्नरों के लिए स्त्री पुरुष कॉलम के अलावा अन्य कॉलम का प्रस्ताव विचाराधीन है। किन्नर कथा की शुरुआत बुंदेली राजाओं के ऐतिहासिक नगर जोधपुर से शुरू होती है। राजा जगतराज सिंह बुंदेला को 2 बच्चियां पैदा हुई। आधी रात की वेला में रानी आभा सिंह की कोख से 2 जुड़वा बच्चियों का जन्म हुआ। उसमें एक बच्चे का जननांग अविकसित था। उनकी दासी निरंजना की राय में ऐसे बच्चे का जन्म नहीं होना चाहिए। दोनों बच्चों को देखकर रानी खुश हुई। उस समय दासी ने कहा कि मालकिन देखो, ये लगत जो हिजड़ा भावो है। और रानी ने निरंजना से कहा कि उस राज के बारे में बाहर किसी से मत कहना। देखते देखते दोनों बच्चियां बड़ी हो जाती हैं। सोना और रूपा राजा के भाग्य की रेखाएं बन जाती हैं। एक दिन राजा जान गया कि सोना असाधारण बच्ची नहीं, वो एक साधारण बच्ची नहीं, वो एक हिजड़ा है। क्रोधाग्नि में राजा ने रानी को धप्पड़ मारा। निरंजना को विश्वासघात करने के कारण मार डाला गया। फिर राजा ने दीवान पंजम सिंह को बुलाकर सोना को मार डालने को कहा। पंजम सिंह ने उसे मारने के लिए किसी दूर दराज के क्षेत्र में ले चला। बीच में बच्चे की नींद खुली। बच्ची जोर जोर से तालियां बजाने लगी। यह दृश्य देखकर पंजम सिंह को उसे हिजड़ा प्रतीत होता है और वो कहता है, ईश्वर ने पता नहीं किस जन्म की सजा दी है उस मासूम को। कितना बड़ा अन्याय किया है उसने इस बेचारी के ऊपर।
क्या ईश्वरीय पाप का परिणाम है सोना? क्या हिजड़े ईश्वर का पाप है? पंजंग सिंह ने इस बच्चे पर दया आ गई, इसलिए वह उसे एक ऋषि के हाथ में उस बच्चे को सौंप देता है। वो ऋषि हिजड़ों के गुरु महंत थे। महंत ने उस बच्चे को हिजड़ा तारा को देकर उससे संबंधित सारी बातें बताई। हिजड़े रूप में जन्म बच्चे को पाकर तारा खुश थी, फिर भी वो सोचकर दुखी थी कि ईश्वर क्यों करता है ऐसा अन्याय। भला इस नन्ही हंसती खेलती बच्ची का क्या दोष है जो उसे ईश्वर ने अपूर्ण बनाकर संसार में भेजा है। और एक उपन्यास है तीसरी ताली। यह 2014 में प्रकाशित प्रदीप सौरव जी का उपन्यास है। यह रिपोर्टाज शैली में लिखा गया उपन्यास है। इस उपन्यास की खासियत यह है कि इसमें लेखक ने एक पत्रकार की निर्भीकता से तीसरे लिंग में पैदा हुए लोगों के जीवन के बारीकियों को खोलकर दिखाने का प्रयास किया है। इस उपन्यास के माध्यम से लेखक यह भी बताना चाहता है कि हिजड़ा हमेशा जिस्म के धंधे अपनाते नहीं, कभी कभार भूख और गरीबी में तड़प कर कुछ लोग इसे धंधे के रूप में अपनाते हैं, और यह भी नहीं शिक्षा की कमी, अन्य व्यवसाय में जुड़ने का अवसर न देने के कारण उसे ऐसा करना पड़ता है। हर एक हिजड़े की कथा अत्यंत हृदयहारी है। विनीत गौतम साहब का बेटा था, लेकिन बढ़ते बढ़ते उनमें स्त्री जन्य सभी आ गए। घर में सभी की अवहेलना से तंग आकर वो घर से भाग निकलती, कहीं भटकती रही। भूख के कारण वेश्यावृत्ति करने में मजबूर हो जाता है। एक बार धंधे पर होते समय पुलिस ने उसे पकड़कर ले चला। उनकी कथा सुनकर हवालदार ने उसे अपने घर में पनाह दिया, फिर उसे एक ब्यूटी पार्लर पर भर्ती कराई। आगे वो एक मशहूर ब्यूटिशियन बन जाते हैं। एक हिजड़ा जो फिल्मी डांसर है उसके बारे में भी बताया गया है। उस हिजड़े का नाम सुप्रिया कपूर है। वो हिजड़ा है, यह राज छिपाकर वो सिनेमा में आइटम डांस करती है। उसकी मांग बढ़ती जा रही थी। हिजड़ों की जिंदगी पर आयोजित एक लाइव शो में उसने खुलासा किया है कि वो एक हिजड़ा है। इससे सिनेमा जगत में हलचल मच जाती है। कुछ निदेशकों ने उसे अपने फिल्म से निकाल भी देता है। एक पत्रिका के इंटरव्यू में उसने ऐसा कहा कि अब मैं थोड़े दिन के लिए हिजड़ों की तरह बिकूंगी। मैं कैसी हूँ, क्यों हूँ, कितनी पीड़ा सहती हूँ, इन सवालों से किसी को कोई लेना देना नहीं है। किसी को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि मेरे जन्म के बाद मेरी माँ ने मुझे देखकर आत्महत्या कर ली। अक्सर यही कहा जाता है कि हिजड़ा ताली बजाकर नाच गाना करने वाले हैं। इस प्रकार करने के पीछे की एक मिथकीय कथा का वर्णन भी लेखक ने इसमें किया है। भगवान राम रावण को मारकर अयोध्या लौटे, तब वहां बड़ी भारी जश्न हुआ और रात भर नाच गाना चला। काफी रात बीतने के बाद भगवान राम ने कहा कि अब सभी नर नारी अपने घरों को जाएं। भगवान राम ने यह आदेश नर और नारियों को दिया था, लिहाजा जो नर या नारी नहीं थे वे वहीं रह गए। भगवान राम ने आदेश का उल्लंघन भला वे कैसे कर सकते थे? राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्हें जब यह बात पता लगी तो उन्होंने तीसरी दुनिया के उन लोगों को नाचने गाने का वरदान दे दिया। और एक उपन्यास है गुलाम मंडी। ये तो निर्मला भुराड़िया कृत गुलाम मंडी देह व्यापार की समस्या को मुख्य विषय में उजागर करने लायक एक उपन्यास है। 2013 में इसकी रचना हुई है। इसमें समाज में दीर्घकाल से हाशिए में धकेले गए तृतीय लिंगों की गाथा को प्रस्तुत किया है। उपन्यास लिखने के बारे में, उसके उद्देश्य के बारे में लेखिका ने लिखा है कि आज दुनिया भर में इंसान द्वारा दूसरे को खरीदना, फंसाना और गुलाम बना लेना नाजायज घोषित हो चुका है। विभिन्न देशों में इसके खिलाफ तरह तरह के कानून बन चुके हैं। लिहाजा आज के जमाने में भी इंसानों को खरीद फरोख्त होती है, देह व्यापार के लिए भी और बेगार के लिए भी, जिसे सब ह्यूमन ट्रैफिकिंग या मानव तस्करी कहा जाता है।
उपन्यास की शुरुआत पूर्व दीप्ति शैली में होता है, बीच बीच में वर्तमान का सहारा भी लेता है। उपन्यास के प्रारंभ में कल्याणी जमनलाल के घर में जो है सर्पदंश के लिए आती है। कल्याणी एक ऐसी नारी है जो अपने सौंदर्य को हर कीमत पर बचाकर रखना चाहती है। सौंदर्य खो देने की चिंता में उसे हमेशा वो चिंता सताती रहती है। वो अपने सौंदर्य को बचाने के लिए सर्जरी भी करती है। यह भी नहीं, हर तरह के सौंदर्य संसाधनों का खूब इस्तेमाल करती है। और उसमें हिजड़ों की मृत्यु के संबंध में और उसे दफनाने के संबंध में बहुत सारी मिथकीय कहानियां प्रचलित है, उसके बारे में बताया गया है। इन बनी बनाई मिथकों को नकारने का प्रयास भी किया गया है। हिजड़े अपने जीवन में गुरु को ही सर्वमान्य मानते हैं और गुरु को ही वे अपना माता पिता सखा सखी पति सब मानते हैं। गुरु ही उन लोगों का संरक्षण करते हैं। वे लोग अपनी कमाई गुरु को देते हैं। गुरु ही आवश्यकता अनुसार धन उन्हें देते हैं। गुरु की मृत्यु हो जाने के बाद नए गुरु को कैसे चुनते हैं, इसका सविस्तार वर्णन उपन्यास में किया है। गुरु के शव की समाधि बनने के बाद बाकी हिजड़े अलाव जलाकर खेरा बनाकर बैठ जाते हैं, क्योंकि उन्हें नया गुरु चुनना होता है। वे लोग नया गुरु इस प्रकार चुन लेते हैं कि प्रत्येक हिजड़ा अपने बचपन से लेकर उस समय तक की कहानी विस्तार से बताता है। जिसकी कहानी सर्वाधिक दुख भरी, करुणा और भयावह होती है, उसे ही गुरु मान लिया जाता है। अधिकांश हिजड़े अशिक्षित या अल्पशिक्षित होते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि समाज में इन लोगों की शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। इस पर भी लेखिका विचार करती हुई नजर आती है। हिजड़ों का जीवन बिल्कुल अभावग्रस्त है। उनके पास ठीक से रहने का जगह नहीं है, तन ढकने के लिए कपड़े भी नहीं है और उनके अभावग्रस्त जीवन का परिचय भी उपन्यासकार ने यूं दिया है कि भीतर एक सीला सा कमरा था। वहां लकड़ी की एक पाटी बनी हुई थी, जिसके सामने अगरबत्ती स्टैंड पर 4-5 अगरबत्तियां जल रही थी। पाटी पर देवी की तस्वीर थी। देवी मुर्गे पर सवार थी। इस प्रकार देखते हैं तो गुलाम मंडी बिल्कुल एक ट्रेजेडी भरा हुआ उपन्यास है। और एक उपन्यास है महेंद्र भीष्म द्वारा लिखा गया 2016 में प्रकाशित उपन्यास में पायल। यह उपन्यास तृतीय लिंगी गुरु पायल सिंह की जीवन गाथा है, जिसमें प्रत्येक किन्नर के अधीर के संघर्ष की झलक परिलक्षित होती है। विस्थापन का दंश कष्टकारी होता है, फिर वह चाहे परिवार समाज या अपनी मिट्टी से मिला हो। पायल सिंह राम बहादुर के 5वें संतान थी। पुत्र न होने के कारण सब उनसे नफरत करते थे, सिवाय मां के। वह एक संयुक्त परिवार में ही जन्मे थे। उनके पिता एक ड्राइवर थे, महीने में 4-5 दिन ही घर में आते थे। वो हिजड़ा होने के कारण माँ नहलाते समय और कपड़े बदलते समय बहुत सतर्क रहते थे। पिता दारू पीकर आते समय माँ से उनको लेकर गालियां देते थे। और इस प्रकार घर के वातावरण उतना अच्छा न होने के कारण उसे घर से पलायन करना पड़ता है और वो एक ट्रेन में जाकर बैठ जाती है। ट्रेन में अकेली यात्रा करते समय एक बूढ़े ने उस पर बदतमीजी करना चाहा, लेकिन वो बच निकलता है। वो किसी प्लेटफॉर्म में उतरा, वहां के एक सिपाही ने उन पर छेड़छाड़ करने लगी। तब वो सोच रहे थे कि हिजड़े पर इस प्रकार हो जाए तो लड़कियां किस प्रकार समाज में जिएंगे। फिर वो वेश बदलकर पुरुष के रूप में जीने का प्रयास करते हैं और वो किसी फिल्म टैकिस में काम करते हैं। लखनऊ आकर 2 वर्ष बीत गए। इसी बीच उनके एक प्रशंसक अशोक उनसे प्यार करने लगे। दोनों ने मिलकर मजे में घूमते रहे। गुरु माई किसी पुलिस को उसके साथ रखते थे। उनके जो गुरु पुलिस कर्मचारी ओछा अपना घर बार छोड़कर उनकी संगति में आ गई, गुरु की संगति में आ गई। एक बार बधाई टोली के साथ जाते समय एक पुलिस कर्मचारी उसे पहचान लिया। उनकी नौकरी चली गई उस पुलिस ऑफिसर का। वो कुत्ते की तरह मोना गुरुबाई के यहाँ जी रहे थे। इसी बीच गुरु माई की मृत्यु हो जाती है। ओछा जो है वो पुलिस ऑफिसर हैं, वो स्वयं गुरु बन जाते हैं। इसका चित्रण भी इसमें है।
अशोक को बीच बीच में जो है पायल पर शक होने लगा। उनके सामने और किसी से बातें करने में मना ही था। इसी कारण दोनों झगड़ा करके अलग हो गए। अशोक उसे हिजड़ा, छक्का, न जाने क्या क्या गालियां देती थी जो पायल सिंह को। यह सब उनके हृदय में अंगारों की तरह धस गई। अब सोना किन्नर उनके अच्छे दोस्त बन गए। दोनों मिलकर उनकी एक ग्रुप बना दी गई। तो वहां आकर बहुत साल उन्हें वेश बदलकर रहना पड़ा। फिर बाद में वो अपने ही कुछ हिजड़ों के साथ मिलकर हिजड़ों की जो उन्नति के लिए एक ग्रुप बनाया गया। और एक उपन्यास है पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नालार सोपारा। यह चित्रा मुद्गल द्वारा प्रकाशित 2016 के एक उपन्यास है। पत्रकारिता शैली में रचित इस उपन्यास में तृतीय प्रकृति समुदाय की व्यथा कथा को अनावृत किया है। आजकल किन्नर समुदाय के लोग अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं। पश्चिम बंगाल में लड़कियों के कॉलेज में प्रिंसिपल के पद पर एक किन्नर ही बैठे हुए हैं। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी और गौरी सांवत जैसे किन्नर अपने गोपनीय दुनिया के बारे में अनुभव व्यक्त किए हैं। इस उपन्यास लिखने की प्रेरणा के बारे में लेखिका बताती है कि लंबे समय से मेरे मन में पीड़ा थी, एक छटपटाहट थी कि आखिर क्यों हमारे इस अहम हिस्सों को अलग थलग किया जा रहा है। यह उपन्यास मुंबई की नामी परिवार के बच्चे विनोद की कहानी है। वह जन्म से जननांग की विकृति का शिकार है। उसके दोनों भाई सामान्य बच्चे के समान हैं। विनोद के पिता दुकान चलाता था। उसकी मां वंदना विनोद की शारीरिक विकृति पर चिंतित है। बड़ा होने पर अन्य बच्चों के साथ खेलते वक्त उन्हें अपनी शारीरिक कमी का बोध होता है। एक दिन खेलते समय खेलकर आते ही वह अपनी मां से पूछता है, मेरे निन्नू क्यों नहीं है बाप। यही सवाल उपन्यास का केंद्र बिंदु है। बिन्नी एक स्कूली छात्र है। वो एक मेधावी छात्र था। वो भी शारीरिक न्यूनता के शिकार था। माँ बाप ने उसे बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया। इससे कोई फायदा न होने के कारण उसे इस शारीरिक विकृति के साथ बड़ा होने दिया। किशोरावस्था में पहुंचते ही उसमें लड़कियों वाले हाव भाव प्रकट होने लगे। किसी भी घर कोई हिजड़ा पैदा होते तो हिजड़ों के दल वाले उन पर अधिकार जताने के लिए आ जाते हैं। इसी का चित्रण भी लेखिका करती है। बिन्नी की शारीरिक अवस्था से अवगत होकर हिजड़ों के गुरु चंबाबाई एक दिन आकर हंगामा करती है कि उस बच्चे पर उनके समुदाय का हक है। चंबाबाई को सौंपते समय विनोद बिन्नी की उम्र 14 वर्ष की थी। इस प्रकार उसे घर से विस्थापित होना पड़ता है। बिन्नी हिजड़ों की बस्ती में आने के बाद रोज नहा धोती है। यह देखकर अन्य हिजड़े हंसते हैं। यह भी नहीं, नहाने के बाद वो ध्यान मुद्रा में कृष्ण की पूजा करते थे। इस पर भी वे लोग ताली बजाकर टिप्पणियां करते हैं। यह इसलिए है कि किन्नर लटकाए बिन्नी की तस्वीर को देखकर किन्नर दूसरों की पूजा अर्चना नहीं करते। बिन्नी हर कीमत पर अपनी आदत छोड़ना नहीं चाहते थे। तो घर से उनका विस्थापन उनके लिए मानसिक पीड़ा अधिक था, और लेकिन घर वालों के लिए इससे एक प्रकार का सुकून प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार देखेंगे तो समकालीन बहुत सारे उपन्यासों में किन्नरों के जीवन का रूबरू चित्रण प्राप्त होते हैं। ये भी नहीं, कहानियों में भी है और कविताओं में भी है। इसके साथ मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए विदा लेती हूँ। धन्यवाद।